करीब 22 साल की एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है। जब उसके लापता होने की सूचना परिवार वालों को मिलती है तो उसे ढूंढने लगते हैं। अब चाहे उसके परिवार में माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो या आसपास के लोग हों, वो सभी उसकी तलाश में जुट जाते हैं। आखिरकार तीसरे दिन वो लड़की मिल जाती है, लेकिन जिस तरह से मिलती है, जिस अवस्था में मिलती है, उसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल वो लड़की जब मिलती है तो नग्न अवस्था में मिलती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं। उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए होते हैं। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, साथ ही उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और उसके शरीर पर करीब 30 से ज़्यादा घाव के निशान पाए जाते हैं। अब जैसे ये सूचना गांव वालों तक पहुंचती है, गांव वाले मौके पर आकर देखते हैं तो उस दृश्य को देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उसकी बहन बेहोश होकर गिर जाती है और साथ ही उस गांव की दो महिलाएं जो होती हैं उस अवस्था में उस वो दृश्य देखने के बाद वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। अब ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाता है। जैसे इसकी सूचना उस क्षेत्र के सांसद अवधेश प्रसाद तक पहुंचती है, वो मौके पर आते हैं। आने के बाद जानकारी लेते हैं और जाकर सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने का जो वीडियो था ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। अब जैसे ये वायरल होता है तो ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। अब कोई ऐसा देश का नेता नहीं होगा जिसने इस मीडिया के बारे में चर्चा नहीं की होगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम के माध्यम से, आज की कहानी के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि उस बिटिया के साथ हुआ क्या था और कौन वो दरिंदे थे जिन्होंने ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया था। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के एक गांव लगता है, वहीं की ये घटना है। बात कर रहा हूँ 30 जनवरी 2025 के रात करीब 10 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। एक गांव में 22 साल की लड़की होती है। उसी गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम चला था। वो लड़की अपने घर पर बता के जाती है, कहती है कि मैं उस धार्मिक कार्यक्रम में जा रही हूँ। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था, वो कई बार अकेले जाती रही है और चुपचाप घर वापस आ भी जाती है। हालांकि इसीलिए परिवार के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो जाती तो जरूर है, लेकिन परिवार के लोग भूल जाते हैं क्योंकि बिटिया बाहर गई है। वो सो जाते हैं। अगला जब दिन निकलता है, उनकी आंखें खुलती है तो बिटिया उनकी नहीं दिखाई देती। वो परेशान हो जाते हैं। वो ढूंढते कि बिटिया आई नहीं, गई थी रात में। वो आसपास के लोगों से पूछते हैं। आसपास के लोग कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग साथ में मिलकर ढूंढेंगे। हालांकि जो बिटिया थी वो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर होती है, यानी कि उसकी बुद्धि का जितना विकास होना चाहिए था उसका विकास उतना नहीं हो पाया था। हालांकि घर का सारा काम वो कर लेती थी, लेकिन उसके इसी भोलेपन की वजह से परिवार के लोग हों चाहे आसपास के लोग हों, सभी उसको दुलार करते थे। अब गांव के जो लोग थे आज सभी लोग उसको तलाश करते, लेकिन बिटिया कुछ अता पता जब नहीं चलता है तो सोचते हैं कि क्यों न चल के इस बारे में स्थानीय कोतवाली पे, स्थानीय पुलिस स्टेशन पे इसकी सूचना दी जाए। अब घर के लोग और गांव के लोग जाते हैं, जाके स्थानीय पुलिस स्टेशन पे सूचना देते हैं। कहते हैं कि हमारी बिटिया जो 22 साल की है वो गांव में ही एक धार्मिक आयोजन था, रात में वहां गई थी, लेकिन अब तक घर से वापस आई नहीं। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारी बिटिया की तलाश करने में, उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। हालांकि पुलिस का जो अक्सर होता है कि किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं लेना, इस मामले में भी ठीक वैसा ही होता है। वो कहते हैं कि आप घर जाओ, आसपास तलाश करो, वो जरूर मिल जाएगी। हालांकि लगातार परिवार के दबाव की वजह से, गांव वालों के दबाव की वजह से 36 घंटे बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन पुलिस इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेती है जितनी गंभीरता से लेनी चाहिए थी। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही थी, गांव वाले अपनी कोशिश कर रहे थे, परिवार के लोग अपना कोशिश कर रहे थे। अब लेकिन जो बिटिया थी वो 30 जनवरी 2025 की रात घर से जाती है। 31 जनवरी के पूरे दिन गायब रहती है, 31 जनवरी की पूरी रात गायब रहती है। अब अगला दिन निकलता है, यानी कि 1 जनवरी 2025। गांव वाले, परिवार वाले उसे ढूंढने निकल जाते हैं। जब जाते हैं तो गांव के बाहर एक स्कूल था, स्कूल के पास में एक शौचालय होता है। गांव वालों का अचानक ध्यान, नजर वहां पड़ जाती है। वो देखते हैं कि एक कपड़ा पड़ा होता है। परिवार वाले देखते हैं, कहते हैं ये तो बिटिया के कपड़े हैं। हालांकि जो कपड़े थे वो खून से लथपथ होते हैं, आसपास खून के छींटे पड़े होते हैं। गांव वाले उस खून के पीछे पीछे जाते हैं, देखते हैं तो पास में एक गेहूं का खेत था। उस गेहूं के खेत तक खून के छींटे पड़े होते हैं। बिटिया तो नहीं मिलती है, लेकिन कपड़े जो थे उसके मिल जाते हैं। अब गांव वाले पूरे आसपास पूरे क्षेत्र में वहां फैल जाते हैं, चारों तरफ चप्पे चप्पे पर निगाह रखते हैं, देखते हैं तो वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक सूखा नाला होता है। सूखे नाले के किनारे झाड़ियां उगी होती हैं। उन झाड़ियों के पास में ही बिटिया मिल जाती है, वो लड़की मिल जाती है। गांव वाले वहां जाते हैं, देखते हैं तो नग्न अवस्था में होती है। उसके हाथ और पैर जो बंधे होते हैं। जब ध्यान से देखा जाता है तो उसकी आंखें जो थी फोड़ दी गई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी आंखों को निकाल लिया है। साथ ही ऐसा लग रहा था कि उसकी पसलियां टूट गई हैं, हाथ पैर भी तोड़ दिए गए हैं। और जो उसके प्राइवेट पार्ट होते हैं, उस प्राइवेट पार्ट से इतना
ब्लड बहा था कि ऐसा दावा किया जाता है कि जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही सूचना गांव वालों तक पहुंचती है, अन्य गांव वाले भी वहां पे पहुंच जाते हैं। उस दृश्य को देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रहती हैं। जो उसकी बहन होती है वो उसको उस दृश्य में देखकर, उस अवस्था में देखकर वो बेहोश होकर गिर जाती है। ठीक वैसी गांव की 2 महिलाएं होती हैं, वो भी उसे देखने के बाद बेहोश होकर गिर जाती हैं। इसके बाद कुछ पत्रकार होते हैं, वो भी आते हैं। आने के बाद इस मामले की जानकारी जुटाने में जुट जाते हैं। आसपास के लोगों से, गांव वालों से पूछते हैं तो एक महिला उनसे बताती है कि उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां से खून बह नहीं रहा था। इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उसके शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। उस क्षेत्र के जो सांसद थे उनको जब पता चलता है वो मौके पर आते हैं। आने के बाद उसके घर जाते हैं और पूछताछ करते हैं, जानकारी जुटाते हैं। वो भी कि आखिरकार क्या हुआ है। जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था वो बताते हैं कि बिटिया जो थी नग्न अवस्था में पाई गई थी, नाले के किनारे पाई गई थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, आंखें निकाल ली गई थी, उसके हाथ पैर बंधे थे, शायद उसकी पसलियां भी तोड़ दी गई थी। अब ये सब सुनने के बाद जो सांसद थे अवधेश प्रसाद, वो सीधा जाते हैं और जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पत्रकारों का सवालों का जवाब देते देते अचानक से रो पड़ते हैं। कहते हैं कि एक बिटिया के साथ इतनी हैवानियत हुई है, मैं क्या सवालों का जवाब दूंगा। मैं संसद में जाऊंगा और इस हैवानियत के मुद्दे पर सवाल उठाऊंगा, पूछूंगा। अब नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तक ये खबर पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि जब मैं संसद में जाऊंगा तो मोदी जी से पूछूंगा कि जब आप बेटियों की बात करते हैं तो आप इस बेटी की बात क्यों नहीं करते हैं। साथ ही देश के जो भी नेता हों, चाहे राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, सभी ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। जैसी प्रतिक्रिया दी जाती है, इसके बाद अधिकारियों को वहां पर जमावड़ा लग जाता है। अब कुल पुलिस की 4 टीमें गठित की जाती हैं। 4 टीमें गठित होने के बाद वो अपना काम करना शुरू करती हैं। और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर और मुखबिर के आधार पर गांव के 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये सूचना दी जाती है कि वो गांव के 3 लोग, जिनका नाम दिग्विजय सिंह होता है, हरिराम पुरी होता है और एक का नाम विजय साहू होता है, ये तीनों बाहर उस दिन शराब पी रहे थे गांव में ही। इसके आधार पर पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद तुरंत ही पुलिस इस घटनाक्रम का उजागर कर देती है। बताती है कि तीनों ही इस मामले में संलिप्त थे। इन्होंने स्वीकार भी किया है कि ये इस घटना में संलिप्त थे, इन्होंने ये घटना कारित की है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मीडिया को न बताया जाता है, न दिखाया जाता है। मीडिया जो होती है लगातार पुलिस का अधिकारियों का चक्कर लगाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि हम जानना चाहते हैं कि दरअसल जो उसके शरीर पे 30 घाव के निशान पाए गए थे, जो ये बातें चल रही, गांव वाले कह रहे हैं कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, आंखें फोड़ दी गई थी, इसमें कितनी सच्चाई नहीं है, हमें ये जानकारी चाहिए। लेकिन क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल के आया है या सामने नहीं आया। लेकिन हालांकि पुलिस भी कह देती है कि अभी इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। जो आरोपी है उन्होंने अपना आरोप स्वीकार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ये बताती है कि जो मेन आरोपी है दिग्विजय सिंह, उसका उस लड़की के पिता के पास आना जाना था और एक घटनाक्रम में उसके लड़की के भाई ने उसे मारा था। अब हालांकि मारा भी था तो उस मारने का बदला इतना बड़ा तो कोई शायद नहीं लेगा। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब उस इलाके के जितने भी लोग थे उन लोगों का बस एक ही कहना था कि जिसने भी इस लड़की के साथ ये हैवानियत की है, उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी सजा होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि समाज में इंसानों के रूप में कुछ जानवर भी रहते हैं जिन्होंने इस बिटिया के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।